वेलकम दोस्तों। लास्ट हमारा पुंछी कमीशन रहता था, इसको भी मैं ट्रिक्स के साथ कवर करवाऊंगी। दीज ट्रिक्स मे साउंड अटपटे टू सम पीपल बट दे वर्कड फॉर मी एंड दे विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू एज वेल। जस्ट ट्राई टू रिवाइज दीज ट्रिक्स 2 or 3 टाइम्स और उसके बाद यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द लेंदी रिकमेंडेशंस मेड बाय पुंछी कमीशन। और ऐसे ही इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इन ट्रिक्स से आप उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी याद रख पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस कमीशन को सेटअप करा गया था अप्रैल 2007 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंछी, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये कुछ और मेंबर्स भी हैं, जस्ट ग्लांस थ्रू दीज मेंबर्स, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। सरकारिया कमीशन से लेकर अब तक, इस पुंछी कमीशन के टाइम तक 2 डेकेड्स हो चुके थे। तो कंट्री में कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आएंगे, कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। तो इस कमीशन को सेंटर ने बोला कि इन सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को देखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए, आप अब जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज को रिव्यू करो, उनके ऊपर रिकमेंडेशंस दो, उनको एग्जामिन करो। ऐसा इस पुंछी कमीशन को बोला गया। देखिए, जो सरकारिया कमीशन है और ये पुंछी कमीशन है, 2 चीज़ों में ये डिफर करते थे। पहले तो ये जो पुंछी कमीशन था उसको कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई थी जो कि सरकारिया कमीशन को नहीं दी गई थी। ऐसे ही ये माना जाता है कि जो रिकमेंडेशंस सरकारिया कमीशन ने दी उन रिकमेंडेशंस में एक सेंटर की तरफ बायस था, लेकिन जो पुंछी कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी उनमें स्टेट्स को भी ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पर रखा गया था, स्टेट्स को भी इंक्लूड करा गया था। इनफैक्ट गवर्नर से रिलेटेड तो पुंछी कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। आप देख भी सकते हो कि लक्ष्मीकांत में कितना ज़्यादा 2-3 पेजेस का ये जो पुंछी कमीशन है वो दिया गया है। तो इस इतने लंबे जो कमीशन को हमने सिर्फ 4 या 5 ट्रिक्स के साथ ही याद रख लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके बाद हम चलेंगे फिर इस कमीशन के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस पर। 3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं इस कमीशन को। सेंटर ने बोला कि जब आप हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करोगे या फिर एग्जामिन करोगे, उसके ऊपर आप रिकमेंडेशंस दोगे, तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप। इस कमीशन को ऐसा बोला गया, मतलब कि बेसिकली एक मैंडेट दे दिया गया इस पुंछी कमीशन को। फर्स्ट टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए आपने ट्रिक याद रखना है, प्रीफेस प्लस जी। देखिए, अगर आप लक्ष्मीकांत से अभी इस टाइम पर इस कमीशन को रीड कर रहे हो तो आप देखोगे कि जितने भी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, इनफैक्ट जितनी भी रिकमेंडेशंस भी हैं, बहुत बड़े बड़े पैराज हैं। मैंने एक सिंगल पॉइंट उसमें से मिस नहीं करा है, इसीलिए ही ये मैंने ट्रिक्स बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रिक है प्रीफेस प्लस जी। इसने इस कमीशन को क्या बोला गया कि जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को या फिर एग्जिस्टिंग जो रिलेशंस हैं उनको रिव्यू करोगे तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले पी से है, पी से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, प्रेसिडेंट्स, प्लानिंग एंड पीआरआईज। प्रेसिडेंट्स ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जिनको फ्यूचर रेफरेंस में भी यूज़ करा जाए। मतलब कि इस कमीशन को बोला गया कि सरकारिया कमीशन से लेकर पुंछी कमीशन तक जितने भी प्रेसिडेंट्स सेट करे गए हैं उनको जितना इन टाइम में, इस पीरियड में जितना भी यूज़ करा गया है, उन सारे प्रेसिडेंट्स को भी आप रिव्यू करोगे। साथ में ही प्लानिंग से आपने इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को रिलेट करना है, तो इस सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग को भी एग्जामिन करोगे। नेक्स्ट पी से इसका मीनिंग आएगा पीआरआईज, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी आप एग्जामिन करोगे। आर से आपने याद रखना है रिसोर्सेज। तो इस कमीशन को बोला गया कि आप ये देखेंगे कि रिसोर्सेज की शेयरिंग कैसे हो रही है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और जिसमें इंटर स्टेट रिवर वाटर को की शेयरिंग को भी इंक्लूड करा गया। ई से रिलेटेड है इमरजेंसी, तो ये कमीशन इमरजेंसी प्रोविजंस को भी एग्जामिन करेगा। एफ से रिलेटेड है फाइनेंशियल रिलेशंस, जिसको ये कमीशन रिव्यू करेगा। ए से रिलेटेड है अरेंजमेंट्स, तो ये कमीशन देखेगा कि एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स क्या है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स मतलब कि अब सरकारिया कमीशन से लेकर अब इस पुंछी कमीशन तक का जितना भी टाइम है, जो अब इस पुंछी कमीशन के टाइम पर एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स अब चल रही हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उनको ये कमीशन एग्जामिन करेगा। सी से आपने याद रखना है कोर्ट्स। इस पीरियड में जितनी भी कोर्ट्स ने प्रोनाउंसमेंट्स दी हैं, प्रोनाउंसमेंट्स की मतलब कि जितनी भी जजमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव रिलेशंस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस,
उन सारी प्रोनाउंसमेंट्स को भी ये कमीशन एग्जामिन करेगा या फिर ध्यान में रखेगा। प्लस जी से है गवर्नर, कि गवर्नर के रोल को भी इस कमीशन के द्वारा एग्जामिन करा जाएगा। नेक्स्ट टर्म ऑफ रेफरेंस थी इस कमीशन के लिए। देखिए, इस कमीशन को बोला गया कि जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस की एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स को, जो भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको जब आप रिव्यू करोगे तब, और जब आप चेंजेस रिकमेंड करोगे, तब आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है जो अब तक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कंट्री में हो चुकी हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही ये कमीशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। कंट्री की गवर्नेंस अब इस टाइम पीरियड में जितने भी गवर्नेंस से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करने से रिलेटेड भी ये कमीशन रिकमेंडेशंस देगा। और ऐसे ही जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, टू अलीविएट और टू एड्रेस दिस पॉवर्टी इशू एंड इलिटरेसी इशू, इन दोनों को अलीविएट करने के लिए, इन दोनों इश्यूज को इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू एड्रेस करने के लिए ये कमीशन रिकमेंडेशन देगा। तो इन चीज़ों का ये कमीशन ध्यान रखेगा, इनके ऊपर ये कमीशन रिकमेंडेशंस भी देगा। जो थर्ड टर्म ऑफ रेफरेंस थी वो रिलेटेड है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर विज़ स्टेट्स, कि स्टेट्स में अगर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस चल रही हैं, उन सिचुएशंस से रिलेटेड सेंटर का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ऐसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं इस थर्ड पॉइंट में। देखिए, लक्ष्मीकांत का ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट के तक इसी चीज़ से रिलेटेड ही, इसी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिनके लिए आपने ये ट्रिक याद रखना है, MVCD पिट। तो अब इसको देखेंगे कि ये ट्रिक क्या कहता है। एम से रिलेटेड है मेगा प्रोजेक्ट्स। इस कमीशन को बोला गया कि स्टेट्स में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी कंट्री में मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका टाइम पीरियड बहुत ही लंबा है, मोर देन 15 ईयर्स है। एग्जाम्पल इसमें दी गई है, जैसे कि रिवर की लिंकिंग करनी हो तो मोर देन 2 स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व भी हो सकती हैं। तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जिनमें स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो, जो सेंटर होगा, इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेंटर की क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी, और किस हद तक इन मेगा प्रोजेक्ट्स में जो कि स्टेट्स में चल रहे हैं सेंटर इंटरफेयर कर पाएगा, ये इस पॉइंट में बोला गया। एम से हो गया मेगा प्रोजेक्ट्स, वी से है वायोलेंस। तो इसमें बोला गया कि अगर स्टेट्स में ऐसी सिचुएशंस हैं, स्टेट्स में कुछ कम्युनल वायोलेंस चल रही है या फिर कास्ट रिलेटेड वायोलेंस है, कुछ सोशल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि अगर आज की एग्जांपल है हम मणिपुर की, मणिपुर में मेटीज और कुकीज़ के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इस टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या बोला गया था कि अगर स्टेट्स में वायोलेंस चल रही है तो उस वायोलेंस से रिलेटेड, उस कम्युनल या फिर सोशल कास्ट वायोलेंस से रिलेटेड सेंटर का क्या रोल हो सकता है, किस हद तक सेंटर की ज्यूरिसडिक्शन होगी कि वो इन चीज़ों से रिलेटेड स्टेट्स में इंटरफेयर कर पाए। अगर मणिपुर में वायलेंस चल रही है 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, तो सेंटर का उससे रिलेटेड क्या रोल होगा, सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस चीज़ से रिलेटेड इस कमीशन को बोला गया कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इस कमीशन को क्या ध्यान रखने के लिए बोला गया, सी से आपने याद रखना है सेंट्रल फोर्सेज एंड CLEA, इसका मतलब है सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। पहले अगर हम सेंट्रल फोर्सेस को देखें तो इस कमीशन को बोला गया, देखिए अंडर आर्टिकल 255 जो सेंटर होता है वो सू मोटो, मतलब कि अपने आप अपने विल के अकॉर्डिंग स्टेट्स में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर देता है। तो इस कमीशन को बोला गया कि जब आप रिकमेंडेशंस दोगे इन सारे इश्यूज के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आप रिकमेंडेशंस दोगे तो इस चीज़ की आप फिजिबिलिटी भी चेक करोगे, इसकी फिजिबिलिटी आप ध्यान में रखोगे कि क्या ये फिजिबल है कि जो सेंटर है वो अपनी विल के अकॉर्डिंग ही स्टेट्स में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दे। नेक्स्ट इस कमीशन में आपने सी से याद रखना है सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इस कमीशन को क्या बोला गया कि आप ये चेक करोगे कि एक सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत है क्या सेटअप करने की, ऐसी सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसी जो कि अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से सू मोटो ऐसे क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करे जिसमें 2 से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हो, मतलब कि इंटर स्टेट क्राइम हो जिसमें,
और ऐसे क्राइम्स जिनकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस या फिर इंटरनेशनल जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हों या फिर नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करता हो। तो इस सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत को भी ये कमीशन ध्यान में रखेगा वाइल मेकिंग रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट डी से आपने याद रखना है डेवोल्यूशन, डिस्ट्रिक्ट एंड डोमेस्टिक। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक को। तो इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करें तो हर एक स्टेट अपनी ही खुद का जो मार्केट होगा उसको ग्रो करना चाहेगी, लेकिन इस कमीशन को क्या बोला गया कि आप ये देखोगे कि अगर इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट चाहिए, मतलब कि इंटर स्टेट्स के बीच में ट्रेड फ्रीली ट्रेड हो पाए, ऐसी इंटीग्रेटेड मार्केट, ऐसी यूनिफाइड मार्केट की नीड को भी आप ध्यान में रखोगे वाइल मेकिंग रिकमेंडेशंस। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सिर्फ अपना ही सोचती हैं और हमेशा इस इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट फ्री इंटर स्टेट ट्रेड के अगेंस्ट ही इनका जो स्टेट का व्यू पॉइंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का व्यू पॉइंट होता है। ये एक इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट्स हमेशा नहीं चाहती हैं, अपनी ही जो स्टेट है उसकी ये ग्रोथ चाहती हैं, उसकी ही मार्केट को ये इंक्रीज करना चाहती हैं। तो इसकी नीड को भी, इंटीग्रेटेड मार्केट की नीड को भी वाइल मेकिंग रिकमेंडेशन ये कमीशन ध्यान में रखेगा। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई है कि अगर स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडिपेंडेंट प्लानिंग लेके आना चाहता है, उनका एक अपना बजट हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उससे रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सेंटर की कितनी ज्यूरिसडिक्शन होगी। अगर स्टेट्स अपने बजट के शेयर में से इन डिस्ट्रिक्ट्स को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए अपना एक अलग से बजट दे रही है, तो उस चीज में सेंटर कितना इंटरफेयर कर सकता है, इस चीज का भी ये कमीशन ध्यान रखेगा। ऐसे ही बात करी गई है डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की, कि अगर स्टेट्स अपनी जो लोकल बॉडीज हैं या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑटोनॉमी देना चाहती हैं, उनको पावर्स देना चाहती हैं, तो उस केस में सेंटर कितना इंटरफेयर करेगा, इस चीज को भी ये कमीशन ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट वर्ड है पिट, जिससे आपने याद रखना है, पी से याद रखना है आपने परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सब यहाँ पर बात करी गई है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स। देखिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी को स्पेशल प्रेफरेंस देना, और इस स्पेशल प्रेफरेंस को किसी दूसरे इंसान या फिर यहाँ पर जैसे बात करी गई है स्टेट की, तो किसी दूसरी स्टेट के अगेंस्ट इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है उसको अगर मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए से जो हमारा सेंटर है वो स्पेशल इसको प्रेफरेंस दे रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। तो ये चीज़ जो होगी, ये प्रेफरेंस जो होगी, वो मेन स्ट्रीम इंडिया के अगेंस्ट एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रेफरेंस को माना जाएगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इस चीज़ के ऊपर बोला गया है कि सेंटर का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। देन नेक्स्ट पी से आपने याद रखना है परफॉर्मेंस। यहाँ पर बात करी गई है, देखिए लास्ट मैंने 15th फाइनेंस कमीशन का बताया था कि 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि जो स्टेट्स हैं, जो जितनी भी सेंटर की साइड से स्टेट्स को असिस्टेंस जाती है या फिर इंसेंटिव्स जाते हैं, ग्रांट्स जाती हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। मतलब कि जो स्टेट्स बेटर परफॉर्म करेगी उसको ज़्यादा बेटर इंसेंटिव्स या फिर उनको ज़्यादा ग्रांट्स दी जाएगी। ऐसा ही देखिए इस कमीशन में भी बोला गया कि अगर सेंटर की असिस्टेंस को स्टेट्स की परफॉर्मेंस के साथ लिंक करना है, तो उस केस में सेंटर के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इस चीज़ को ये कमीशन, पुंछी कमीशन ध्यान में रखेगा। आई से आपने याद रखना है इम्पैक्ट। यहाँ पर बात करी गई है 8 to 12 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के इम्पैक्ट की। इन 8 to 12 फाइनेंस कमीशन ने जितनी भी रिकमेंडेशंस दी, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ ऑन द फिजिकल रिलेशंस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, या फिर क्या इम्पैक्ट हुआ ऑन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इन इम्पैक्ट को भी ये कमीशन ध्यान में रखेगा। टी से आपने याद रखना है टैक्सेस। तो यहाँ पर देखिए बात करी गई है वैट की। अब ये तो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद इसका रेलिवेंस खत्म हो चुका है, ये है नहीं। तो बट हाँ, इस कमीशन में ये बोला गया कि वैट आने के बाद अगर प्रोडक्शन के ऊपर सेपरेट टैक्स लगाया जाए, ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर की सेल्स के ऊपर सेपरेट टैक्स लगाया जाए, तो उसका क्या रेलिवेंस है अब। बट ये ओवरऑल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वैट
है नहीं। तो देखिए ये यहाँ पर ख़त्म होती हैं सारी की सारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कि इस कमीशन ने ध्यान में रखनी थी वाइल एग्जामिनिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड ऑल्सो वाइल मेकिंग द रिकमेंडेशंस ऑन दीज ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अल्टीमेटली इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करी थी अप्रैल 2010 में। ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी रिपोर्ट थी और इसमें 7 वॉल्यूम थे और साथ में ही इसने मोर देन 310 रिकमेंडेशंस दी थी इस कमीशन ने। हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देखनी है जो कि हमने ट्रिक्स के साथ ही कवर कर लेना है जिनको। जब इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी तो 3 चीज़ों से इसने हेल्प ली थी। एक तो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट से, ऐसे ही नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू टू वर्किंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी इन्होंने हेल्प ली थी। ऐसे ही सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट से भी इन्होंने हेल्प ली थी। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि इस कमीशन ने भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ही बात करी थी जो कि मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगी। फॉर द टाइम बिंग याद रखें कि इस कमीशन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ही बात करी थी कि इंडिया की यूनिटी इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए, बेटर सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही एक की है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही एक वे है जिसके थ्रू इन सारी चीज़ों को अचीव करा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं रिकमेंडेशंस के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम देखते हैं अब रिकमेंडेशंस। लक्ष्मीकांत में 37 रिकमेंडेशंस दी गई हैं। इनको मैंने सेपरेटली कुछ ट्रिक्स इनके लिए बनाए हैं। 1 to 7 के लिए आपने ट्रिक याद रखना है फाइनेंस ऑफ पैक। 8 से 16 रिकमेंडेशन सिर्फ गवर्नर से रिलेटेड है, ये भी हम सीक्वेंस में याद रख लेंगे। 17 to 19 से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से रिलेटेड है। 20 to 30 के लिए आपने याद रखना है लाइज आर डैमेजिंग CPM's टैक्स रेवेन्यू। 31 से लेकर 37 तक आपने याद रखना है ATS प्लान्स टू कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट ऑफ PC, दैट इज प्लानिंग कमीशन एंड इंटरस्टेट का जो एक कमीशन इसमें बोला गया था वो। तो इन चारों ट्रिक्स को आपने याद रखना है। 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो ये माइंड में ऐसे ही बैठ जाते हैं ये ट्रिक्स। फर्स्ट हम देखते हैं 1 to 7 तक क्या इसमें रिकमेंडेशंस की दी गई हैं। देखिए जो हमारा सेंटर है वो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज करता है, एग्रीमेंट्स करता है और उनके लिए कभी कभी मनी बोरो भी करता है, मतलब कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होंगी क्योंकि उनको रीपे भी करना होगा। तो इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की वजह से अगर स्टेट के फाइनेंस इम्पैक्ट हो रहे हैं, उस स्टेट के फाइनेंस के ऊपर इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, तो इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स की वजह से जो भी ऑब्लिगेशंस या फिर इम्प्लीकेशंस आ रही हैं स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर, ये ऑब्लिगेशंस फाइनेंस कमीशन के लिए परमानेंट टर्म ऑफ रेफरेंस होगी। इन ऑब्लिगेशंस को फाइनेंस कमीशन हमेशा ध्यान में रखेगा, ऐसा इस पुंछी कमीशन ने रिकमेंड करा। एंड P से है प्रेसिडेंट। इसमें बोला गया है, देखिए आर्टिकल 206 जो है वो कहता है कि जब गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कोई स्टेट बिल रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने कंसिडर करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को बिल करा रिटर्न, और इसको रिटर्न करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 6 मंथ का टाइम है कि विद इन 6 मंथ वो इस बिल के ऊपर एक्ट करेगा। तो पुंछी कमीशन ने बोला जैसे स्टेट लेजिस्लेचर को एक्ट करने के लिए 6 मंथ का टाइम दिया गया है, वैसे ही प्रेसिडेंट के ऊपर भी 6 मंथ का टाइम पीरियड एप्लीकेबल होना चाहिए कि विद इन 6 मंथ ही प्रेसिडेंट डिसाइड करे कि वो बिल के ऊपर असेंट देगा अपना या फिर बिल को विद होल्ड करेगा। ई से है एंट्री 14। एंट्री 14 बात करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स की। देखिए हमारा जो सेंटर है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स करता है। अगर उसने एग्रीमेंट्स करे तो पार्लियामेंट उनके ऊपर कुछ लॉज भी बनाएगा, ठीक है, और उन लॉज का इम्पैक्ट पूरे इंडिया के ऊपर होगा, ऑब्वियसली स्टेट्स के ऊपर भी होगा। लॉ बनने के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, मतलब कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के दोनों पार्ट्स इसमें कवर हुए। तो इस कमीशन ने बोला कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स, जब ये लॉ बनेगा रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, जब भी ये लॉ पार्लियामेंट बनाएगा
तो सेंटर को उससे एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा। मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, इस फेडरल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट के पास। स्टेट्स का भी इसमें से होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लॉज की वजह से स्टेट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा इस पुंछी कमीशन ने बोला। अब सी से आपने याद रखना है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें सबसे पहले है एग्रीमेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। इसमें क्या बोला गया, इस कमीशन ने क्या रिकमेंड करा कि जब भी जो पार्लियामेंट होगा, मतलब कि यूनियन जो होगा, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगा, तो उस केस में सेंटर और स्टेट्स दोनों में एक ब्रॉड एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के लिए कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, और इस कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड क्या बोला गया कि स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि कमीशन ने क्या बोला, इस पुंछी कमीशन ने, कि जो यूनियन होगा वो एब्सोल्यूटली इंटरफेयर ना करे स्टेट्स के स्फीयर में, स्टेट के पास भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, अपनी जो उसकी लिस्ट है, और ऐसे ही कुछ ट्रांसफर्ड आइटम्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दी गई हैं। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 5 सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट के थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। ये मैंने पहले भी बताए हुए हैं। 5 सब्जेक्ट्स थे एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स से रिलेटेड, ऐसे ही फॉरेस्ट से रिलेटेड, कोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड, और ऐसे ही वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स से रिलेटेड। तो इन 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। इस कमीशन ने बोला कि इन 5 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड भी स्टेट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लॉ मेकिंग की, क्योंकि लिए तो ये स्टेट लिस्ट से ही गए थे, इनको बाद में फिर ऐड करा गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। और इस कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड क्या बोला गया कि जो यूनियन होगा, मतलब कि जो सेंटर होगा, उन सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर ही लॉ बनाएगा जो कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी से रिलेटेड होंगे। मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी नेशनल रेमिफिकेशंस हो, नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हो, उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर ही यूनियन जो होगा वो लॉ बनाएगा इन केस ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। 4th इस कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड क्या है, 4th इसमें बोला गया कि कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स दिए गए हैं उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा वगैरह आएगा, तो उसकी ऑडिटिंग का जो काम होगा वो रोल दे दिया जाए इंटर स्टेट काउंसिल को। और तो ये थी 1st to 7 तक की रिकमेंडेशंस, जिसका ट्रिक था फाइनेंस ऑफ पैक। अब जो नेक्स्ट 8 to 16 तक की ट्रिक्स हैं वो रिलेटेड है गवर्नर से। पुंछी कमीशन ने बोला कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को सिलेक्ट करेगी, उसकी सिलेक्शन के टाइम कुछ गाइडलाइंस को ध्यान में रखें, जो कि सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंड करी थी। गाइडलाइंस क्या थी कि पर्सन जो होगा वो एमिनेंट फील्ड का होना चाहिए गवर्नर, और ऐसे ही जिस स्टेट में उसको अपॉइंट करा जा रहा है वो उससे आउटसाइड हो, और ऐसे ही वो स्टेट की जो लोकल पॉलिटिक्स हो उससे डिटैच्ड हो, वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाला पर्सन ना हो, और जो उसका पास्ट वाला रिकॉर्ड है उसमें भी वो किसी पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ होना चाहिए। ये गवर्नर जो सेंटर होगा वो कुछ गाइडलाइंस को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है गवर्नर के टेन्योर की। 5 ईयर का इसका टेन्योर रहता है। तो इस कमीशन ने बोला कि ये 5 ईयर का जो टेन्योर है वो फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंटर अपनी मर्जी से जब चाहे इसको रिमूव कर दे और जब चाहे फिर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दे। तो ये 5 ईयर का टेन्योर फिक्स रहना चाहिए। ऐसे ही इसमें बात करी गई इम्पीचमेंट लाइक प्रेसिडेंट। जैसे हमारा प्रेसिडेंट है उसको इम्पीच करके, उसकी इम्पीचमेंट करके उसको रिमूव करा जाता है। तो इस कमीशन ने रिकमेंड करा कि ऐसे ही गवर्नर की भी इम्पीचमेंट करी जा सकती है। नेक्स्ट बात करी गई है डिस्क्रिशन से रिलेटेड। आर्टिकल 163 कहता है कि जो गवर्नर होगा वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर इस गवर्नर की डिस्क्रिशन की बात करी गई है कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, बट गवर्नर के पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिर भी रिकमेंडेशन, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर उसके पास है। तो इस कमीशन ने बोला कि अगर किसी लिमिटेड एरियाज में किसी जगह पर गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करना भी पड़े तो वो लिमिटेड एरियाज में ही होनी चाहिए,
और वो डिस्क्रिशनरी जो पावर्स की एक्सरसाइज होगी वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए और गुड फेथ में होनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल मोटिव के थ्रू वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ नहीं करेगा गवर्नर, ऐसा इस पुंछी कमीशन ने बोला। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है बिल्स की। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर बिल पास हो जाएंगे उसके बाद वो गवर्नर के एसेंट के लिए जाएंगे। तो गवर्नर को 6 मंथ का टाइम दिया इस पुंछी कमीशन ने कि विद इन 6 मंथ ही वो डिसाइड करे कि वो बिल को एसेंट देगा या फिर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व करेगा, तो वो भी 6 मंथ में ही डिसाइड करे। ऐसे ही बात करी गई है इसमें हंग असेंबली की। यहाँ पर क्या बोला गया है, इस कमीशन ने क्या बोला कि हंग असेंबली के केस में, मतलब कि ऐसी असेंबली जब किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो, तो क्या बोला गया कि जब हंग असेंबली के केस में गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा तो उस केस में उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, एक हायरार्की वो फॉलो करेगा, कुछ चीज़ों को वो ध्यान में रखेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं? हंग असेंबली के केस में फर्स्ट क्या केस बनता है कि जिस भी पार्टी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हंग असेंबली के केस में तो एक पार्टी के पास मेजॉरिटी है नहीं, तो जिस भी पार्टी को मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा उस पार्टी का लीडर ही जो होगा चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ऐसे ही बात करी गई है इसमें प्री पोल अलायंस की। इसका मतलब होता है कि इलेक्शन होने से पहले ही, एक तो होता है कि इलेक्ट होने के बाद बहुत सारी पार्टीज आपस में इकट्ठा हो गई, लेकिन ये प्री पोल क्या होता है कि इलेक्शन होने से पहले ही पार्टीज में आपस में कोalition बना दी। अगर जैसे कि आज की बात करें तो इंडिया की जो एक इंडिया कोalition बनी है अभी, अगर ये कल को जीत जाती है तो ये क्या थी, ये एक प्री पोल अलायंस होगी, क्योंकि ये इलेक्शन होने से पहले ही बनी हुई है। तो इसमें इन्होंने पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि इस प्री पोल अलायंस वाली पार्टी को, इस पूरी पार्टी को एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा और इस कोalition का लीडर ही होगा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ऐसे ही इसमें थर्ड बात करी गई है कि अगर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो तो जो गवर्नर होगा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉलो करेगा। इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहले उन पार्टीज का ग्रुप आएगा या फिर वो कोalition आएगी जिनके पास मैक्सिमम सपोर्ट है बाकी पार्टीज का भी। सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस, इस प्रेफरेंस में कौन आएगा, वो एक सिंगल पार्टी जिसको बाकी और पार्टीज का भी सपोर्ट हो। देखिए फर्स्ट नंबर पर ग्रुप ऑफ पार्टीज हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर एक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जिसको किसी और पार्टी का भी सपोर्ट हो। थर्ड इस प्रेफरेंस में है पोस्ट इलेक्ट्रल कोalition, मतलब कि इलेक्शन के बाद अगर कोई और पार्टीज भी ज्वाइन करगी, थर्ड नंबर पर उनको रखा गया है। फोर्थ नंबर पर रखा गया है पोस्ट इलेक्ट्रल अलायंस, जिनमें और पार्टीज तो ज्वाइन करी, साथ में जो इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने भी सपोर्ट करा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा इस गवर्नर को फॉलो करना पड़ेगा वाइल अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है अब चीफ मिनिस्टर की डिसमिसल की। लक्ष्मीकांत का ये 14 पॉइंट है। इसमें बोला गया है कि जो गवर्नर होगा चीफ मिनिस्टर को बिना मेजॉरिटी प्रूव करवाए फ्लोर पर उसको रिमूव नहीं कर सकता। मतलब कि अगर चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ने रिमूव करना है तो पहले उसको वो बोलेगा कि आप हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। अगर ये चीफ मिनिस्टर हाउस में अपनी मेजॉरिटी कमांड करेगा, इसके पास मेजॉरिटी होगी, तब गवर्नर चीफ मिनिस्टर को रिमूव नहीं करेगा। ऐसा इस मुंशी कमीशन ने बोला। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है राइट टू प्रोसिक्यूट स्टेट मिनिस्टर। देखिए जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं किसी स्टेट के, उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर गवर्नर को बोला कि आप किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिमूव कर दो, तो जी ये गवर्नर ऐसे ही उस मिनिस्टर को उठा के रिमूव नहीं कर देगा। इस गवर्नर के पास राइट होगा कि इस चीफ मिनिस्टर को गवर्नर प्रोसिक्यूट करेगा। अगर प्रोसिक्यूट करने के बाद उसको लगा तो वो इस स्टेट मिनिस्टर को रिमूव करेगा, इवन इफ इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मतलब ये जो गवर्नर होगा अपनी डिस्क्रिशन के बेसिस पर भी यहाँ पर काम कर सकता है अगेंस्ट द विल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि अदरवाइज अंडर आर्टिकल 163 ये हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पर काम करता है। ये आ जाएगी इसकी सिचुएशनल डिस्क्रिशन। नेक्स्ट इस कमीशन ने बोला कि जो एक कन्वेंशन बनाई हुई है
कि जो गवर्नर्स होंगे वही चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होंगे, और ऐसे ही कुछ स्टैट्यूटरी पोजीशंस भी ये गवर्नर्स होल्ड करेंगे। तो एक गवर्नर से रिलेटेड ना एक कन्वेंशन बना दी गई है। इस कमीशन ने बोला कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए कि चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नर ही बनेगा, इस चीज़ को ख़त्म करा जाए। गवर्नर के पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ही रहना चाहिए, ऐसा इस कमीशन ने बोला। नेक्स्ट 17 to 19 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से रिलेटेड है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इससे रिलेटेड पुंछी कमीशन ने बोला कि किसी भी स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी सिचुएशन बनती है तो उस केस में यूनियन क्या करेगा, यूनियन के पास कौन से ऑल्टरनेटिव्स होंगे। तो इस कमीशन ने बोला कि फर्स्ट तो यूनियन का काम होगा स्टेट की प्रोटेक्शन करना। तो वो कैसे करेगा कि अंडर आर्टिकल 355 जितने भी ऑप्शंस यूनियन के पास अवेलेबल हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको, उन सारे कोर्सेज को, सारे ऑप्शंस को पूरी तरह से यूनियन एग्जॉस्ट करेगा, मतलब कि कंप्लीटली यूज करेगा सोली फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन। और सेकंड क्या ऑप्शन है कि जो आर्टिकल 356 है उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर को रेक्टिफाई करने के लिए ही यूज़ करा जाएगा, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल का बहुत ही स्पेयरिंग वे में यूज़ करा जाएगा, बहुत ही उसका कम यूज़ करा जाएगा, ऐसा यूनियन को पुंछी कमीशन ने रिकमेंड करा। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से रिलेटेड है कि अगर स्टेट में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाली सिचुएशन बनती है तो उस केस में अगर आर्टिकल 356 लगाया जा रहा है, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, तो एसआर बोमाई की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो एसआर बोमाई केस है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। एसआर बोमाई केस क्या है? एसआर बोमाई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी इस एसआर बोमाई केस में 1994 में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो स्टेट में ऐसे ऑर्बिट्रेरीली ही प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएगी, ऐसा इस एसआर बोमाई केस में बोला गया। तो पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि जब भी इस आर्टिकल 356 को इन्वोक करना होगा, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा, तो इस एसआर बोमाई केस की गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पुंछी कमीशन ने बात करी थी लोकलाइज्ड इमरजेंसी की। इसका मतलब क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है या फिर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी लगाना है अंडर आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356 रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में पुंछी कमीशन ने बोला कि पूरे के पूरे स्टेट को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी आप एक इलाके पर ही इमरजेंसी लगाइए। जैसे अगर हम अभी मणिपुर की बात करें, मणिपुर में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो पूरी की पूरी स्टेट के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोकलाइज्ड इमरजेंसी लगाइए। जिन एरियाज़ में भी वायलेंस इरप्ट हो रही है उन कुकीज़ एंड म्यूटीज़ वाले एरियाज़ में ही, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और ऐसे ही इन्होंने नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में भी इस लोकलाइज्ड इमरजेंसी की ही बात करी थी पुंछी कमीशन ने। नाउ नेक्स्ट 20 to 30 रिकमेंडेशंस के लिए आपने याद रखना है लाइज आर डैमेजिंग CPM's टैक्स रेवेन्यू। आई नो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, बट इतना लंबा लक्ष्मीकांत से पढ़ने की बजाय इन ट्रिक्स को याद रख लेना आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आगे बढ़ते हैं। लाइज आर डैमेजिंग CPM's टैक्स रेवेन्यू। लाइज जो है उसका L छोड़ दीजिएगा, आई से आपने याद रखना है इंटर स्टेट काउंसिल। पुंछी कमीशन ने बोला कि जो आर्टिकल अंडर 263 इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करा गया है, देखिए 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश हो चुका है, सेटअप इसका हो चुका है, ठीक है। तो इस पुंछी कमीशन ने बोला कि इस इंटर स्टेट काउंसिल को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जाना चाहिए टू मैनेज दी इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट डिफरेंसेस। इनको रिजॉल्व करने के लिए इस इंटर स्टेट काउंसिल को और भी ज़्यादा पावरफुल एंड क्रेडिबल बनाया जाए, ऐसा पुंछी कमीशन ने बोला। ई से आपने याद रखना है एम्पावरमेंट कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड स्टेट्स। अगर याद रहता है तो ठीक है, वरना एक आधी रिकमेंडेशन अगर छूट भी गई तो कोई बात नहीं। देखिए ये एक बनाई गई थी कमेटी, इस कमेटी को बनाया गया था, एक एक्सपेरिमेंट था इन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ऑन फिजिकल मैटर। बेसिकली फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड ही एक कमेटी को बनाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही। तो जब ये सक्सेसफुल रही
तो पुंछी कमीशन ने बोला कि ऐसे ही सिमिलर मॉडल्स और सेक्टर्स में भी यूज़ करे जाने चाहिए, जैसे कि एनर्जी सेक्टर, ये किस सेक्टर के लिए था, ये फाइनेंशियल मैटर्स के लिए था। तो पुंछी कमीशन ने बोला कि ऐसी ही कमेटीज़, ऐसे ही सिमिलर मॉडल्स को बाकी के जो सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया के, फूड, एजुकेशन वगैरह, इनके लिए भी बनाया जाना चाहिए, इनके लिए भी यूज़ करा जाना चाहिए। आर से ए से याद रखना है आपने, ऑल इंडिया सर्विसेज। पुंछी कमीशन ने बोला कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करी जानी चाहिए, लेकिन और सेक्टर्स के लिए भी, बाकी के सेक्टर्स के लिए भी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही नहीं, जैसे कि हेल्थ वगैरह हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया, इनके लिए भी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करो, ऐसा पुंछी कमीशन ने बोला। आर से आपने याद रखना है राज्यसभा। फर्स्ट पुंछी कमीशन ने राज्यसभा से रिलेटेड बोला कि राज्यसभा को जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जितने भी लेजिस्लेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं या जितने भी डिफरेंसेस आते हैं इन स्फीयर से रिलेटेड, राज्यसभा को सारे डिफरेंसेस को निगोशिएट करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। तो हमने राज्यसभा में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। बेसिकली जितने भी फैक्टर्स राज्यसभा की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, हिंडर करते हैं, या फिर इसकी फंक्शनिंग को हिंडर करते हैं, उन फैक्टर्स को रिमूव करा जाए, ऐसा इस पुंछी कमीशन ने बोला। सेकंड, इस पुंछी कमीशन ने क्या बोला राज्यसभा से रिलेटेड कि इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सारी स्टेट्स के लिए। पुंछी कमीशन ने बोला कि राज्यसभा में जितनी भी सीट्स हैं उनके लिए पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जैसे कि यूएसए की एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर सेनेट में टोटल 50 सीट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, हर एक स्टेट की 2 सीट्स हैं सेनेट में। ऐसा ही पुंछी कमीशन ने भी बोला कि हमारी राज्यसभा में भी पॉपुलेशन साइज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, राज्यसभा में हर एक स्टेट की इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए। तो ये आर से हो गया राज्यसभा। डी का डैमेजिंग से आपने याद रखना है डेवोल्यूशन। तो यहाँ पर पुंछी कमीशन ने रिकमेंड करा है कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है टू लोकल बॉडीज, उनका स्कोप कितना है, किस हद तक ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया जा सकता है, किस हद तक लोकल बॉडीज को पावर्स दी जा सकती हैं, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होनी चाहिए थ्रू अमेंडमेंट्स, ऐसा सुजेस्ट करा इस पुंछी कमीशन ने। सीपीएम के सी से आपने याद रखना है कॉस्ट शेयरिंग, पी से याद रखना है प्रोफेशन टैक्स, एम से याद रखना है मिनरल्स। अगर कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो पुंछी कमीशन ने बोला कि कुछ ऐसी सेंट्रल लेजिस्लेशंस जिनमें स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो दोनों का, सेंटर और स्टेट दोनों का ही इस लेजिस्लेशन के लिए कॉस्ट शेयरिंग होना चाहिए। जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको बिटवीन सेंटर एंड स्टेट शेयर करा जाना चाहिए। एंड इसमें फिर बोला इसने पुंछी कमीशन ने प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड, देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि 2500 की अपर सीलिंग है, एक अपर लिमिट है इस प्रोफेशन टैक्स के ऊपर जो कि स्टेट्स लगाती हैं। तो लेकिन पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि इस अपर सीलिंग को हटा देना चाहिए ऑन प्रोफेशन टैक्स, लेकिन ये एक अच्छा मेजर नहीं है। एम से क्या है मिनरल्स, मिनरल की जब माइनिंग वगैरह होती है तो उससे रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। तो पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि स्टेट्स को जितनी भी रॉयल्टी मिलती है इन मिनरल से रिलेटेड, उनको हर 3 साल में उनको रिवाइज करा जाना चाहिए उन रॉयल्टी रेट्स को, और अगर उनमें डिले होती है तो उस डिले के लिए स्टेट्स को कंपनसेट करा जाना चाहिए, ऐसा इस पुंछी कमीशन ने बोला। लास्ट है टैक्स रेवेन्यू, जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 में बात करी गई है अकाउंटिंग रिलेटेड टैक्सेस की। ये भी मैंने पहले बताया हुआ है फाइनेंशियल रिलेशंस जब हमने पढ़े थे। तो इसमें पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि आर्टिकल 268 में जितनी भी टैक्सेस दिए गए हैं उससे जो रेवेन्यू आएगा, जितना भी टैक्स रेवेन्यू बनता है उसका स्कोप क्या है, उसको रेज करने का स्कोप क्या है, इस चीज़ को एग्जामिन करा जाए। और इसको एग्जामिन करने के लिए या तो फाइनेंस कमीशन को ये काम दिया जाए या फिर कोई एक्सपर्ट कमेटी को भी अपॉइंट करा जा सकता है। नेक्स्ट 31 से लेकर 37 तक आपने याद रखना है ATS प्लान्स टू कोऑर्डिनेट विद द डिपार्टमेंट ऑफ PC दैट इज प्लानिंग कमीशन एंड IS दैट इज इंटरस्टेट से ट्रेड से रिलेटेड, ये एक कमीशन की बात करी थी इस पुंछी कमीशन ने। या फिर आप सिंपल यहाँ पर P&I भी कर सकते हो, इजी रहेगा याद रखने के लिए। देखिए A से बात करी गई है, यहाँ पर याद रखना है आपने अकाउंटिंग। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात करी गई है
कि अगर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है लेजिस्लेशन में, फिजिकल लेजिस्लेशन में, मतलब कि फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर लॉ बनेंगे उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक एनुअल असेसमेंट होनी चाहिए किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा, और जो उसकी रिपोर्ट होगी वो पार्लियामेंट को और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर को सबमिट करी जाएगी इस इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा। ये बोला पुंछी कमीशन ने। टी से याद रखना है आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर बात करी गई है अगेन फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। यहाँ पर बोला गया है कि जब फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज करा जाएगा तो उसमें स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करा जाए। एस से आपने याद रखना है सरचार्ज। तो यहाँ पर क्या बोला पुंछी कमीशन ने कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी वो अपने सारे सेस जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सारे सरचार्जेस को रिव्यू करेगी, ताकि जितना भी उनमें से शेयर जो टोटल शेयर आ रहा है, जितना भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन सारे सेस और सरचार्जेस से हो रहा है उनको उनमें अपना शेयर वो कम करे बेसिकली, ऐसा इस पुंछी कमीशन ने बोला। तो नेक्स्ट प्लान से आपने याद रखना है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये अब इतना रेलिवेंट नहीं है तो आप इसको वैसे छोड़ ही दीजिए, लेकिन यहाँ पर बात करी गई थी पुंछी कमीशन ने क्या रिकमेंड करा था कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट करा जाना चाहिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट करने की बात करी गई है बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। ये भी अब रेलिवेंट नहीं है। डिपार्टमेंट से आपने याद रखना है फाइनेंस कमीशन को पुंछी कमीशन ने बोला कि फाइनेंस कमीशन को एक फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट बना दिया जाए। पीसी से आपने सिंपल प्लानिंग कमीशन हो जाएगा, ये भी रेलिवेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऐसा ही इस कमीशन ने बोला कि एक इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन अपॉइंट करा जाए अंडर आर्टिकल 307। इसका काम होगा डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करना, एडवाइस वगैरह भी देना, एग्जीक्यूटिव रोल्स होंगे इस कमीशन के, और एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसके डिसीजन जो होंगे वो बाइंडिंग होंगे। और अगर किसी भी पार्टी का को इसके डिसीजंस किसी भी पार्टी को पसंद नहीं आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील भी कर पाएंगे। तो ये था पूरे का पूरा पुंछी कमीशन। यहाँ पर हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस खत्म होता है। थैंक यू।